एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड एसएसटी एंड इंग्लिश टीचर। और देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की इंग्लिश की जो न्यू बुक है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 1 का जो पोम वाला पार्ट है, भारत आर लैंड। इस चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज है, ये जो आप लोगों की विजन एक्सरसाइज है, इसे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपकी चैप्टर के जो बाद वाली चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। यहाँ से हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ना देखी हो, या जो प्रीवियस चैप्टर है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स वो सब ना देखे हो, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर ऐसे प्रिपेयर करती हूँ जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर है उसकी ना देखी हो, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। इवन नेक्स्ट चैप्टर की द पोर्ट मेकर की एंड उसके जो आपके क्वेश्चन आंसर्स या जो उसकी एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, वो सब ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। आप लोग जाओ तो उसको भी चेकआउट कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या आपको बाद में भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जरा हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखना है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक्सरसाइज वाला पार्ट हमने आज करना है। देखो, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चा, वो दे रखा है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पॉइंट, यानी कि आपको आपके आगे ये जो है एक प्रॉपर बॉक्स दे रखा है जिसमें 10 वर्ड्स है, एंड यहाँ पे आपको फिलअप्स दे रखे हैं। इस पोम के अकॉर्डिंग, आपने पोम को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको इन सारे फिलअप्स को फिल करना है। आपको सिंपल ये बोला हुआ है। देखो, बात करते हैं आगे से, उसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ पोम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। जो पोम है ये एक तरीके से इंडिया को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसको हम सहेज रहे हैं। अच्छा, सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, जहां पर हम क्या कह रहे हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए कि भैया हमारी नेचुरल बहुत ब्यूटी है, हमारे पास माउंटेन्स है, हमारे पास गंगा जैसी नदी है, हमारे पास उपनिषद रहे हैं इतने पूजनीय। हमने ये सब पढ़ा हुआ है पोम में आपकी। और उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज, यानी कि जो बहुत पहले से चलती आ रही है, जो भगवान के प्रति है, गौतम बुद्धा थे, ब्रह्मास्त्र की नॉलेज है, ये सब हमने पढ़ा है। एंड डैश, अब देखो एंड में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चा आपका फर्स्ट, यहाँ पे आएगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। एंड फर्स्ट में यहाँ पे आएगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, यानी कि हमने इन सब चीजों को इंडिया में देखा है। पोएट प्रेजेस द डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल। आपने देखा चैप्टर की फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पर है माइटी क्या चीज है, कि जो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, इतना माइटी, इतने बड़े हमारे पास क्या है, हमारे हिमवंत, यानी कि हमारे हिमालय। तो इसमें आएगा आपका ये वाला सेकंड वाला, इसमें आएगा आपका क्या, हिमवंत। द डैश इज डिपिक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल। जनरस किसे कहा गया है, शांत किसे कहा गया है, शांत कहा गया है बेटा गंगा को। किसे कहा गया है, आपका कहा गया है गंगा को। आपको ये सब चीजें पोम में दिख जाएंगी। While the dash honored as sacred and unmatched, और किसको sacred यानी कि पूजनीय कहा है, और ये कहा है कि अनमैचेबल है, उसके जैसा कहीं है ही नहीं। तो पूजनीय किसे कहा है, हमारे उपनिषद को पूजनीय कहा है, और उसके आसपास कोई भी और ऐसे स्क्रिप्चर्स नहीं है। आपको याद होगा उपनिषद का मतलब क्या था, जो टीचिंग्स होती है हमारे बेसिकली सेजेस वगैरह की, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो टीचिंग्स है बेसिकली, उन्हें हमने कहा था उपनिषद। अच्छा, फिर कहते हैं द पोम हाइलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डैश एंड डैश who have enriched the land with their bravery and wisdom। देखो ब्रेवरी किसमें रही है, ब्रेव कौन होते हैं, हमारे होते हैं वॉरियर, जो योद्धा होते हैं, जो चैप्टर में दिखा रखा था। तो उसमें आएगा वो, एंड सिक्स यहाँ पे विजडम, समझदारी, सूझबूझ किनके पास है, ऋषि मुनियों के पास है। तो यहाँ पे आएगा हमारा सेजेस। तो आप यहाँ से इसको ये भी फिल कर लेना। तो यहाँ पे है इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड द टीचिंग्स ऑफ डैश, हाइलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। तो जब यहाँ पर बोला हुआ है कि एक तो यहाँ पर ये भी है, इनकी भी प्रेजेंस है, और टीचिंग्स है किसकी, आपको यहाँ पे याद होगा, यहाँ पर था भैया ब्रह्मा नॉलेज भी यहाँ पर है, एंड जो यहाँ पर बुद्धा ने अपने धम्मा को प्रीच करा है, यहाँ पे पढ़ाया था, समझाया था। तो ये हमारे गौतम बुद्ध यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है, सिद्धार्थ बेसिकली। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि हाँ जी, कौन थे यहाँ पर, किसकी टीचिंग्स की यहाँ बात करी गई है, किसके बेसिकली नॉलेज की बात करी, तो ब्रह्मास्त्र की नॉलेज की बात करी है टीचिंग्स में यहाँ पर जो बुद्धा ने। तो बुद्धा यहाँ पर वो आ जाएंगे। Poet repeatedly asserts that India is dash urging everyone to dash her। अब देखो यहाँ पे क्या बचता है, वैसे भी पियरलेस बच रहा है, प्रेज बचता है। आपको इस वाली लाइन से याद होगा, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी का मतलब क्या था, कि जो बहुत पहले से चलती आ रही है चीजें। क्या कहा गया, शी इज पियरलेस। आपको याद होगा चैप्टर में इंडिया को, हमारी भारत को शी के रूप में दिखाया गया था, बिकॉज मैंने कहा था कि शी बेसिकली फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। भारत पिता नहीं कहते, हम कहते हैं भारत माता की जय। तो यानी कि हम इंडिया को एज अ फीमेल फिगर के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है शी इज पियरलेस, उनकी बराबरी का कोई नहीं है, चलो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वही आपको यहाँ पे फिल करना है, इंडिया इज पियरलेस, और कहा है सबको कि सब उसकी प्रशंसा करो।
क्लियर हुई ये वाली बात बच्चा आपको? तो ये आपका था बच्चा क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कहते हैं कंप्लीट करने हैं आपको ये फीचर्स पोएम के बारे में। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मूड, कि जब ये जो पोएम जो पोएट है बेसिकली जो पोएट है, जब वो इस पोएम को लिख रहा होगा या फिर जो उसने लिख दी होगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा? अगर कोई भी इसको पढ़ रहा है इस पोएम को, तो उसके मन में क्या फीलिंग बनेगी इंडिया के बारे में? कैसा उसका पर्सपेक्टिव बनेगा? तो वो पैट्रियोटिक बनेगा, वो देशभक्त बनेगा। ये सब चीज़ें उसको इंस्पायर करेंगी। तो आप या तो आप पैट्रियोटिक लिखो या फिर आप इंस्पायरिंग लिखो, लेकिन वैसे कोशिश करो कि आप लोग पैट्रियोटिक लिखो, जिसे हम बोलते हैं देशभक्त। अपने देश के बारे में जानकर कि हमारे यहाँ पे हिमालय जैसे बड़े-बड़े हिमालयाज़ हैं, हमारे यहाँ गंगा जैसी नदी है, हमारे यहाँ पे उपनिषद है, हमारे यहाँ पे ब्रह्मास है, हमारे यहाँ पे बुद्धा रह चुके हैं, हमारे यहाँ पे सेजेस हैं, हमारे यहाँ पे वॉरियर्स हैं। ये सब चीज़ कोई देखेगा, कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? वो देशभक्त हो जाएगा पर्सन। क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है? द पोएट्स एटीट्यूड टोन, भाई पोएट का टोन क्या है इसमें? कोई ईगो है, कोई एटीट्यूड है? नहीं, बल्कि प्राउड है। अपने देश के प्रति क्या है उनके मन में? प्राउड है। द राइम स्कीम स्कीम कैसी है? तो फ्री वर्स है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई लास्ट में काफी मतलब ऐसा हो रहा हो कि रूट और शूट है ना, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, तो एक राइम तो कोई नहीं बनी इस टाइप की। तो कहेंगे फ्री वर्स है, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्ट कुछ राइम बन रही हो। ठीक है जी। फिर देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम अपने देश के बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हमने क्या बोला एग्जाम्पल? जहां हमने उसकी प्रशंसा करी है, फिर जहां हमने उसको बोला है कि भैया वो उसके बराबरी का कोई नहीं है, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? वहां पर हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है जी। अब देखो थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड क्वेश्चन नंबर कहते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्रेन? शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। कि जो यहाँ पर रिफ्रेन यूज करा गया, देखो रिफ्रेन का मतलब है यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, अगर आप लोग भूल जाओ बाद में आप लोग यहाँ पे इसका एसेस ले सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो उसको आप। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? रिफ्रेन का मतलब होता है बेटा जो चीज हम बार बार बोल रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पियरलेस है, इसकी तारीफ करो, इसकी प्रशंसा करो, इसकी प्रशंसा करो, इसकी अनमैचेबल है ये, इसका कोई मेल नहीं है। मैं बार-बार बोल रही हूँ, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? ज़ाहिर-सी बात है बेटा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे देश के प्रति हमारे मन में प्राइड की फीलिंग आएगी, हमारे मन में प्राउड की फीलिंग आएगी, एक नेशन के प्रति फीलिंग आएगी, देशभक्त वाली फीलिंग आएगी हमारे अंदर। तो कहते हैं ये एम्फसाइज़ क्या करता है कि इंडिया जो है यूनिक है और इनकम्पैरेबल है, कि उसकी बराबरी कहीं नहीं है, और एनकरेज करता है रीडर्स को कि जो उसको रीड कर रहा है कि वो इंडिया को रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे और सेलिब्रेट करे अपने नेशन को। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में मैंने यहाँ पे लिखवा रखा था, आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हो कि इट एनकरेजेस रीडर्स टू रिस्पेक्ट देयर नेशन। अगर वैल्यू एंड सेलिब्रेट नहीं लिखना है तो बट यहाँ पे ऊपर से लिखना है, यहाँ पे सेंस ऑफ प्राइड जरूर यहाँ पे वर्ड ऐड करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको जरूर ऐड करना है, यहाँ पे सेंस ऑफ प्राइड ऐड करना एंड यहाँ पे रिस्पेक्ट वर्ड एक बार जरूर ही ऐड करना। यूनिक है, इनकम्पैरेबल है, तो ये यहाँ पर कुछ लाइन्स है जो कि आपको ऐड करनी ही करनी है। तो यहाँ ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, कंप्लीट करना है आपको इस सेंटेंस को। कहते हैं इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया था, यहाँ पे देखो सनी, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यहाँ पे कहते हैं मेटाफोरिकली का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज का कंपेयर करते हैं किसी चीज से, मैंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया लेकिन मैंने कंपेयर कर दिया। फॉर सपोज अगर मैंने बोला, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या लिखा हुआ था, दिस सनी गोल्डन लैंड। देखो सनी का मतलब क्या है? जो बहुत ब्राइट रहता है। यहाँ पे क्या है भैया? ब्राइट है। गोल्डन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? गोल्डन लैंड का मतलब गोल्डन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसों से, ये नहीं गोल्डन गोल्डन चमकीली हो रखा है, नहीं, लेकिन गोल्डन का मतलब यहाँ पे वो पहली बात तो शाइनी है, बहुत रिच है यहाँ पर। हमने इसको गोल्डन को गोल्ड से भी रिलेट कर लिया कि रिच है यहाँ पे, लोगों का कल्चर भी यहाँ पे रिच है, लोग हमें प्रोस्पेरस है, पैसे वाले हैं, अच्छा खासे हैं। एंड जब यहाँ बोला है सनी गोल्डन लैंड, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों में ही नहीं बल्कि वो कल्चर में भी बहुत रिच है। तो मैंने यहाँ पे किसी चीज से एक मुहावरे के रूप में मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बोल दिया, दिस सनी गोल्डन लैंड। समझ रहे हो? उस तरीके से। जैसे अभी आगे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे आगे क्वेश्चन भी आएगा आपका कि गंगा को जनरस क्यों बोला गया है? अब आगे उसको पढ़ोगे आप, क्या गंगा को जनरस क्यों बोला है? यहाँ पे बोला ना गंगा इज जेनरस, तो ये लाइन आखिर आप पे आई क्यों है? जनरस गंगा, ये क्यों बोला गया है यहाँ पे? आगे वो भी समझाऊंगी। दैट इज ऑल्सो मेटाफोरिकली सेड वर्ड। फाइन। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया व्हाइट है, प्रोस्पेरस है, रिच इन कल्चर। बच्चा यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको यहाँ पे मैच द कॉलम्स करने हैं, बहुत सिंपल होता है, आपको पता है। हिमवंत की यहाँ पर बात करी गई, हिमवंत यहाँ पे क्या चीज को दर्शा रहे हैं? स्ट्रेंथ को दर्शाता है, परमानेंस यानी कि जो चीज बहुत टाइम से स्थिर है वहां पर, उसको दर्शा रहे हैं। गंगा आपको पता है प्योरिटी एंड जनरसिटी से डील करा गया है कि बहुत पवित्र है, पवित्र गंगा होती है, काम है, बहुत जनरस है यानी कि।
उपनिषद क्या है भैया? जो हमें नॉलेज देते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। गैलेंट वॉरियर्स या सेजेस, भैया जाहिर सी बात है, वॉरियर्स आ जाएंगे तो करेज की बात करी जाएगी, एंड सेजेस होंगे तो बुद्धिमानता की यानी कि विजडम की बात करी जाएगी। ब्रह्मा के नॉलेज एंड बुद्धास के जो यहाँ पर धम्मा है, इसमें स्पिरिचुअल की बात करी जाएगी। तो इससे हमें स्पिरिचुअल लेगेसी मिलती है जो कि तब से लेकर के अब तक चलती ही आ रही है। एंड सनी गोल्डन लैंड वही है, रिचनेस लेके आ रहा है, ग्लोरी दिखा रहा है, ब्राइटनेस, एक सनशाइन सॉर्ट ऑफ चीजें जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है जी। अब देखो पार्ट नंबर हम कौन सा 6 पे आएंगे। क्या कहते हैं? द पोएट यूजेस इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। आपको दो एग्जांपल दें, देखो एक बात यहाँ पे समझो। मैंने अभी आपको बोलता पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मैंने किसी क्वालिटी पे जोर दिया कि हाँ क्या चीज बार बार हो रही है, जो हम कह रहे हैं ना कि लेट्स प्रेज हर, लेट्स प्रेज हर, वो यहाँ पर हुआ। लेकिन वो चीज मुझे दिख रही है सामने, वो मुझे दिख रहा है सामने कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, लेकिन जो चीज सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में है उसे हम बोलेंगे इमेजरी। अब देखो यहाँ पे समझो एग्जाम्पल के लिए, फॉर सपोज कहते हैं कि आपने मैंने सोचा यहाँ पे देखो बोल रखा है कि हमारी इस बुक में जो है इमेजिनरी चीजें भी यहाँ पर बोली गई हैं। तो वो इमेजिनरी चीजें यहाँ पर कौन सी है, जिसको मैं इमेजिन करके एक पिक्चर उसके क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैंने ये चीज बोली है कि गंगा जो है वो जनरस है, तो क्या मैं उसकी कुछ इमेज क्रिएट कर सकती हूँ मन में अपने? गंगा जनरस कैसे दिखेगी? गंगा तो बहती रहती है, तो मैं उसको जनरस कैसे क्रिएट करूँ कि हाँ वो काम कैसे होगी, शांत होगी, बस लहरें नहीं चल रही होंगी। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लहरें ना चले, तो वो नहीं हो पाएगा। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, जहां मैंने उसको इमेजिन कर लिया कि हाँ ये उसकी क्वालिटी है, वो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पे इमेजिनरी, इमेजिनरी का बेसिकली मतलब क्या है कि मैं उसको देख पा रही हूँ। अगर मैंने ये चीज बोली है ना माइटी हिमवंत है, बड़े हिमालयस है, तो मैं उस हिमालयस को इमेजिन कर पा रही हूँ कि हाँ बड़े बड़े हिमालयस कैसे होते हैं, और वो हमारे यहाँ है भी। अगर मैंने ये बोला है कि गोल्डन लैंड है, तो गोल्डन लैंड से मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि हाँ बहुत शाइन सा, बहुत ब्राइट सा, शार्प सा यहाँ पर लैंड होगा। तो यहाँ पे मैं उसको इमेजिन कर पा रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे ही कॉम्पिटेंसी या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर आपसे बोला गया कि यहाँ पर आपको इसको इमेजिन करना है, किन किन चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो अपनी इस पोम में, तो आपको बस यहाँ पे वो लिखना था। ओके, अब देखो 7th यहाँ पे आएगा बेसिकली ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। एक तरीके से कहते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, कि जब यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में हाइफन यूज करेगा, हाइफन के जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाला हाइफन, ये वाला हाइफन, ये वाला, इसे हम बोलते हैं हाइफन, ये ठीक है। इसे हम तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाले स्टेंजा में हाइफन यूज करे गए हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज करे गए? एक रिदम क्रिएट करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? कहते हैं क्रिएट डेलिबरेट पॉजेस टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड, यानी कि जहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए, जहां पर थोड़ा सा पॉज लगने चाहिए, वो पॉज लगवाने के लिए जानबूझकर यहाँ पर एक प्राइड की फीलिंग लाने के लिए, अपने देश को एडमायर करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए हमने यहाँ पे कई जगहों पर हाइफन लगा रखे ताकि वहां पे हम रुके। अगर मैंने यहाँ पर ये लाइन बोली है तो आपको सुनाती हूँ मैं, द माइटी हिमवंत इज आर्स, मैं रुकी यहाँ पे। क्या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, the mighty Himavant is ours. There is not equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which are the river. ऐसे बोलूंगा तो क्या आपको रिदम हो रही है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगी, the mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे स्टॉप क्यों लगा रही हूँ। यहाँ पे इसको जोर देने के लिए, एक प्राउड की फीलिंग लाने के लिए, एक डेलिब्रेट जगहों पे मैंने यहाँ पे वो लगा रखे ताकि ध्यान उस पे जाए। एम्फेसाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडिया की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस पूरे ही चैप्टर में कहीं पर भी पोम में हमने इंडिया की वीकनेस की बात करी ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये होगा क्रॉस आपका। lends to the lyrical quality given it is a giving it a measured chant like rhythm, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल क्वालिटी में उसको लिरिक्स में गा रही हूँ ताकि मुझे पता है कहाँ मुझे स्टॉप होना है, वहां स्टॉप होके मेरे अंदर वो फीलिंग भी आ रही है, एक रिदम भी मेरे मुंह से निकल रही है। सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी इन द पोइट क्लेम्स अबाउट इंडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोइट जो है इंडिया के बारे में बातें करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहीं भी हेजिटेट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है आराम से वो उसको कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी होगा क्रॉस। एंड लास्ट यहाँ पे आएगा प्रेजेंट अ की एलिमेंट ऑफ द इंडियाज ग्रेटनेस, जाहिर सी बात है इंडिया की जो महानता है मैं उसको हाइफन लगा के यहाँ पर सबको आगे दिखा रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही हूँ उस चीज के बारे में कि भैया ये जो है ये यूनिक चीज है हमारे इंडिया के बारे में। माइटी हिमवंत इज आर्स, हमारा है वो, वहां पे रुको। और फिर देखो कि भारत में यानी कि पूरे अर्थ पे ऐसा कहीं इक्वल नहीं है। गंगा जो है वो हमारी है, जैसे जनरस गंगा, जैसे पवित्र गंगा, प्योर गंगा, और ऐसे कहीं नहीं है। तो मैं उसको मैं जोर दे रही हूँ उस चीज पे। समझ में आ गया? तो उसका बस आंसर जो सेकंड होगा और आप लोगों का फोर्थ होगा, ये आपका फॉल्स है, बाकी तीनों के तीनों जो आपके वो ट्रू है।
देखो बच्चे यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज के रूप में 2-3 वर्ड दिखा रखे हैं। एक यहाँ पे दिखा रखा है हाइपरबोल, एक यहाँ पर है ओड। ठीक है, अब देखो हाइपरबोल का बेसिकली मतलब क्या होता है? कहते हैं हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व एक्सट्रीम एक्सेजरेशन टू हाइलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। हम कहते हैं ना कई बार चीज़ों को वो इंसान इतना बढ़ा-चढ़ाकर बोल देता है, ठीक है? कि भैया वो होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैंने बोला कि भई मैं 10,000 भैया लगेज भैया बहुत बड़ा था। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के रूप में क्या दिखा रखा है? माय लगेज वेइज़ अ टन। डज़ द लगेज एक्चुअली वेट अ टन? अगर वही मेरा कोई पर्सन है जो मैं बोल रही हूँ 1000 किलो का बैग हो रखा है भैया, क्या वो लिटरली 1000 किलो का हो रखा है? नहीं, भारी हो रखा है 10 किलो का, 12 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का, 25 किलो का, 50 किलो का होगा। बहुत भारी है, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ओ भाई 1000 किलो का बैग हो रखा है। एक्चुअल में वो नहीं है ना उतना, वो चीज़ है बट उसको बढ़ा-चढ़ा कर बोला हुआ है। उसी को हम बोलते हैं हाइपरबोल। उसको हाइपर करके उसको बढ़ा-चढ़ा कर बोलना। अब समझे यहाँ पर? मैंने ये बोला कि भैया जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, भई वो इतनी खुश हो गई उसको देख के जैसे पूरे किलोमीटर तक उसकी स्माइल ही फैल गई। तो क्या किलोमीटर तक बत्ती फैल सकती है? स्माइल इतना फैल जाएगा? फैलेगा ही ना। लेकिन वो हँसी, स्माइल आई, पर इतनी नहीं आई कि वो किलोमीटर तक फैल जाए। मैंने उस बात को बढ़ा-चढ़ा कर बोल दिया, एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड आपका हाइपरबोल। अच्छा जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहते हैं पोएम जो है वो ओड है। पोएम ही ओड है। अब पोएम देखो यहाँ पर बोला है कि भैया जो पोएट है उसने यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल यहाँ पे करा हुआ है कई जगहों पर। जैसे फॉर सपोज़ उसने यहाँ पर कई जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, यहाँ पे उसने बोला द गोल्डन लैंड अगर उसने बोला तो क्या हमारा लैंड गोल्डन है? गोल्ड गोल्ड हो रखा है? नहीं है ना वो चीज़। वही है, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है। कई बार बढ़ा-चढ़ाकर जो है चीज़ें बोली हुई हैं। अच्छा अब ओड का यहाँ पर मतलब क्या होता है? ओड का मतलब है अ लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन, प्रेज़ और रिवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसको थोड़े-से फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है, किसी भी चीज़ को बहुत एंथुसियाज़्म यानी कि इमोशन के साथ दिखाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ गया ओड का मतलब क्या है? एक ऐसी पोएम जब मैं कह रही हूँ पोएम जो है वो ओड है, तो ओड का मतलब क्या हुआ? जो एडमायर कर रही है, जो किसी चीज़ की प्रशंसा कर रही है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की, चाहे किसी जगह की, चाहे किसी इंसान की और हम अपनी पूरी ही पोम में प्रशंसा ही कर रहे हैं। कभी नदी की, कभी हिमालयाज़ की, कभी उपनिषद्स की, कभी वॉरियर्स की, कभी सेजेस की, हम प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो हमारी पूरी पोम ही क्या है, वो एक ओड है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या अगर आपसे बोला जाए कि आपको आइडेंटिफ़ाई करने हैं कुछ एग्ज़ाम्पल जो कि ओड है, ज़ाहिर-सी बात है आप यहाँ पे हिमालयस का भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे गंगा का भी लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन यहाँ पे द पोएट यूजेस इल्यूजन इन द पोएम। अब देखो इल्यूजन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कहते हैं इल्यूजन जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, वेयर अ राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, लिटरेरी वर्क और कल्चरल एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट। वही ऊपर वाली बात है कि जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्लियरली नहीं बोला है लेकिन उस चीज़ को हमने कंपेयर कर दिया है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड अभी मैंने आप लोगों को बताया था व्हिच वाज़ मेटाफोरिकली कि मैंने यहाँ पे उसको कंपेयर कर दिया उस चीज़ से बिना डायरेक्टली बोले। सेम ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया मैंने जो राइटर है यानी कि जो पोएम है, उसने क्या करा है किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर कर लिया जो बहुत वेल नोन है। चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है। उससे उसको कंपेयर कर लिया बिना एक्चुअल में उसको बोले, बिना एक्सप्लिसिटली उसको बोले। ठीक है? अगर मैंने बोला रिच गोल्डन लैंड, तो उसको मैंने कंपेयर कर लिया अपने गोल्डन लैंड से, अपने इंडिया को, अपने भारत को गोल्ड से कंपेयर कर लिया। बोला नहीं मैंने, लेकिन मैंने कंपेयर कर लिया। अब इससे क्या होगा भैया या तो ये चीज़ जो रेफरेंस मैंने दिया है, ये मेरी नॉलेज के बेस पर होगा या माइथोलॉजी से आया होगा, रिलिजन से होगा, कल्चर से होगा। सिंपल सी भाषा में आपको ये वाली बात यहाँ पे कही हुई है। देखो आगे अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है फॉर सपोज कहते हैं ना उसने कहा एक पर्सन ने ही इज अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास क्योंकि वो रियल आइंस्टाइन है मैथ्स की क्लास में तो यहाँ पे क्या है मैंने उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन से कंपेयर कर दिया है बिना मैंने बोला नहीं कि हाँ उसकी कॉपी है मैंने कहा ये रियल भैया वैसा ये इंसान यानी कि वो पर्सन जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा खासकर मैथ्स या साइंस वगैरह में तभी मैंने कंपेयर करा उसका अब देखो जैसे यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पर तीन आपको बुक के वो बता रखे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमने इसका कंपेयर किससे करा है हमने यहाँ पे किसकी बात करी हुई है अगर मैंने यहाँ पर ये बोला है एल्यूशन टू द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स मैंने बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स से जो वेद कुरान पुराण वगैरह वो सब लिखे हो मैंने उससे कंपेयर कर लिया जो कि जाहिर सी बात है बहुत पुरानी चीजें हैं फिलोसफिकल कोर है वो और वो बहुत विजडम को दर्शाता है जाहिर सी बात है बहुत नॉलेज जो उसके अंदर हमें तो मैंने कंपेयर कर लिया मैंने किससे कंपेयर करा था मैंने कंपेयर किया था उपनिषद्स को मैंने किससे कंपेयर किया मैंने किया उपनिषद्स को कंपेयर अच्छा, सेकंड यहाँ पर क्या है एन इल्यूजन टू द कांसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कि स्पिरिचुअल नॉलेज से मैंने कंपेयर करा कि भैया उस पर्सन के पास स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हुआ करती थी सेल्फ रियलाइजेशन अल्टीमेट ट्रुथ अंत अंत में सच क्या है सत्य क्या है उस चीज से वो कौन है वो हमारे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा की नॉलेज को
अगर मैंने यहाँ पे बोला है गौतम बुद्ध की टीचिंग से, जो मैंने नॉन वायलेंस की बात करी, एनलाइटनमेंट की बात करी, तो उसमें कौन आते हैं? वो आते हैं हमारे बुद्ध। तो ये तो खैर अंडरस्टूड था। इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? आपका इल्यूजन। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में। आपके 1-2 आपको पैराग्राफ दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स करने हैं। देखो यहाँ पे कहते हैं ये एक्सट्रैक्ट आपको इतना इतना पार्ट आपको निकाल के दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन पूछ जाएँगे आपको वो इसी पार्ट के अकॉर्डिंग देने हैं। आपने ये जो सेम चीज़ें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था और अब इसकी पोम में भी आप लोग पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे वही फर्स्ट वाले पैराग्राफ की जो है 3 स्टार्टिंग के लाइन्स हैं, यहाँ पर 6 वो यहाँ पर दे रखी हैं, उसको पढ़ दिया आप लोगों ने। पता है माइंड हिमवंत हमारे हैं, जनरस गंगा है, उपनिषद हमारे सेक्रेड है, पूजनीय है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कंप्लीट करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, द माइटी हिमवंत रेफर्स टू द डैश ऑफ द हिमवंत। अब देखो पहले ही बता रखा है मैंने, जब मैच द कॉलम के तब भी देखा था, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस। उसकी यहाँ पर बात होती है कि जो माइटी हिमवंत है, जो बड़े बड़े हिमवंत है, वो किस चीज को दर्शा रहे हैं? क्या दर्शा रहे हैं? वो दर्शाते हैं स्ट्रेंथ को, पावर को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कहते हैं द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ 4th एंड 6th लाइन ऑफ द स्ट्राइट। अब यहाँ पे जो 4th लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 6th लाइन में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं और कौन ही है, और कौन ही हो सकता है। यहाँ पर उसमें उससे क्या दर्शा रहे हैं? वो क्या वो डाउट कर रहे हैं? नहीं, हमें पता है और कौन ही होगा, और कोई नहीं है भैया। हाँ, क्या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ? नहीं। क्या मैं कोई इंक्वायरी कर रही हूँ? नहीं, मुझे पता है नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट पे जोर दे रही हूँ कि बताओ उस जैसा कोई है? मुझे पता है कोई नहीं है। अगर आज कोई बोले, अगर आप लोगों ने सुना सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बच्चों को महाभारत और रामायण, इफ यू आर अ हिंदू मुस्लिम हो तो आप लोगों को अपनी कुरान के बारे में सब पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपका रिलीजन है, आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। बट इफ यू आर अ हिंदू एज वेल, तो आप लोगों को अपनी दोनों एपिक्स, जो हमारी रामायण है और महाभारत है, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर बहुत कुछ नहीं पता है, पूरी नहीं पता, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन धृतराष्ट्र है, आपको पता होना चाहिए पांडु कौन थे, आपको पता होना चाहिए उनके पुत्र कौन है, आपको पता होना चाहिए पितामह कौन थे, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कर्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे, कृष्ण जी का रोल क्या था। हमें पूरी महाभारत पता है तो भैया मतलब कांग्रेचुलेशंस, आई एम थैंकिंग यू कि आप लोगों को अपने देश के बारे में चीजें पता है। एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन, एज एन इंडियन, आप लोगों को एज अ हिंदू, आप लोगों को अपने देश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी एपिक्स के बारे में, अपने स्पिरिचुअल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता हो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ अर्जुन सा धनुर्धर कोई है, तो मुझे पता है कोई नहीं है, मुझे पता है कि कोई नहीं है। क्या अगर मैं एग्जांपल दूँ, भीम, भीम के जैसे सर्वश्रेष्ठ कोई था? नहीं था, मैं जानती हूँ नहीं था। हाँ, दुर्योधन को हम कह सकते हैं, इतना शक्तिशाली के रूप में, पावर के रूप में नहीं कहूँगी मैं शायद। तो क्या तो मुझे वो चीज़ पता है। क्या कृष्णा जी के अलावा महाभारत का युद्ध किसी के बस की था? नहीं था, मैं जानती हूँ। कृष्णा जी नहीं होते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, पहली बात तो। और दूसरा, मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, अगर कृष्णा जी चाहते, उसको रुकवाते, बट मुझे पद भर को नहीं रुकवाया उन्होंने, क्योंकि वो होना ही था और वो सही हुआ। तभी तो लोगों को एक सीख मिली ना कि जो गैम्बलिंग यानी कि जो जुआ है, जो पत्ते हैं, खेलना है, वो बहुत बुरी चीज़ें हैं। नहीं पता होता लोगों को। अगर कृष्णा जी ना होते तो पांडु भी, जो पांडव हैं, वो भी युद्ध नहीं जीत पाते। मैं चीज़ जानती हूँ वो चीज़। तो अगर मैं उसको कह रही हूँ कि क्या कृष्णा जी ना होते तो क्या वो युद्ध रुक जाता? नहीं, मुझे पता है नहीं होती वो चीज़। समझे इस बात को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड। अब हम थर्ड पे आएँगे। यहाँ पे थर्ड पे आने के बाद यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं नीचे भी, एंड ये आपका लास्ट रहेगा बस। इसके बाद थोड़ी-सी एक्सरसाइज वगैरह ज़रा-सी रहेगी। इसका मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा हुआ है ये पीडीएफ। क्वेश्चन देखते हैं पहले। कहते हैं द पोएट ने यूज़ करा है वर्ड जनरस गंगा को डिस्क्राइब करने के लिए। जो मैंने आप लोगों को ऊपर कहा था कि ये अभी आप लोगों के पास क्वेश्चन आने वाला है कि आखिर गंगा को जनरस क्यों कहा गया? तो अब यहाँ पे समझना, गंगा को जनरस क्यों कहा गया? क्योंकि गंगा शांत है। गंगा हमें पानी प्रोवाइड करती है, गंगा हमारी ज़िंदगी को बनाती है, लोगों को लैंड का इस्तेमाल सेल्फलेस रूप से करना सिखाती है, एक माँ की तरह। इसलिए हमने गंगा को जनरस बोला है, समझे? वो नरिश करती है लोगों को, जैसे एक माँ जन करती है, जैसे माँ काम होती है, ऐसे ही यहाँ पर गंगा को भी हमने जनरस कहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, व्हाई हैज़ द मूवमेंट ऑफ रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज़ ग्रेसफुल? यहाँ पर आखिर वो जब गंगा नदी जिससे मूव करती है, तो उसको बहुत ग्रेसफुल क्यों कहा गया है? बहुत उसको देखने योग्य या बहुत स्वाभाविक उसको क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है उसको ग्रेसफुल इसलिए बोला गया क्योंकि वो स्मूथली मूव करती है, फ्लो करती है, सुंदर लगती है, कामनेस है, एलिगेंस क्रिएट करती है। बहुत सिंपल सी भाषा में इसलिए हमने उसको बोला हुआ है ग्रेसफुल।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आप लोगों के पास फिल अप करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन, द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट उपनिषद्स आर डैश इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। तो कहते हैं कि उपनिषद को क्या कहा गया था, कि वो अनमैच्ड है, कि उनके जैसा कुछ नहीं है, या फिर अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। क्वांटिटी है बट इतनी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे अनमैच्ड है वो, उनकी बराबरी का कोई नहीं है, ना तो बुद्धिमानता में और ना ही स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ना कि ज्ञान में। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर होगा इसका अनमैच्ड। देखो आप लोगों के पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर बच्चा आप लोगों के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। कल्चर की आइडेंटिटी को कैसे जो पोम है वो हाईलाइट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो कहते हैं द पोम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज बाय हाईलाइटिंग, कैसे? इंडिया की नेचुरल ब्यूटी, हमारी नदियां, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे हिमालयाज, इन सबको दर्शाते हुए हम कल्चर की आइडेंटिटी या फिर जो हेरिटेज जो बहुत पहले से है चीज, हम उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, उससे हमारा कनेक्शन बैठ रहा है। हमने हिमवंत की बात करी, हमने गंगा की बात करी, हमने उपनिषद की बात करी, जिससे हमें इंडिया का इतिहास पता चलता है, कल्चर पता चलता है। और ये सब चीजें हमें दिखाते हैं कि आखिर इंडिया के कितने ज्यादा मतलब जड़ से जुड़े हुए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हुए हमारे जो है कल्चर्स और रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशन जो है वो हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। कि जब जो पोइट है वो बार-बार कह रहा है कि इंडिया की कोई बराबरी नहीं है, चलो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे हमें पोइट के बारे में क्या पता लग रहा है? पहले बता चुकी हूँ कि वो पैट्रियोटिक है। क्या पता चल रहा है? कि वो पैट्रियोटिक है, उसके देश उसमें कि उसके मन में अपने देश के प्रति प्राउड की फीलिंग, एडमायर करना, उस चीज़ की बहुत प्रशंसा करना और अपने देश के प्रति प्यार की जो फीलिंग उसके अंदर है। ये वाली बात आप लोगों से यहाँ पर कही हुई है। इनकम्पैरेबल है, वो इंडिया को बार-बार पीयरलेस बोल रहा है, यानी कि वो बार-बार बोल रहा है कि इंडिया का कंपैरिजन किसी से भी नहीं है, उसकी बराबरी का जो है वो कोई भी नहीं है। बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है उसका हमारे देश के प्रति। ठीक है जी। आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँगे पहले तो। व्हाट डज़ द लाइन मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, ये चीज़ क्या दर्शाती है इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज? पहले से चलता आ रहा है स्पिरिचुअल, यानी कि भगवान के प्रति या फिर डे जो जुड़े रहना उसको, बेसिकली वेदों के प्रति भी कुछ चीज। तो यहाँ पर देखो लाइन लिखी हुई थी, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। तो कहते हैं इस वाली बात से वो क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं यहाँ पर वो सजेस्ट करता है कि इंडिया का जो है बहुत ही रिच, बहुत ही अच्छा खासा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, कि बहुत ही बेसिकली बहुत टाइम से चलता हुआ, बहुत पूजनीय मानते हैं हम उसको। वो सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे जो संत वगैरह हैं, जो सेजेस वगैरह हैं, जो महात्मा हैं, वो सब यहाँ पे रहे हैं और यहाँ पे रहकर उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी बुद्धिमानी से इस लैंड को बहुत ही पूजनीय बनाया है, बहुत ही प्योर बनाया है। कभी कभी सुनो, कभी अपने रामायण महाभारत देखी हो, तो वहां पे जब भी किसी भी सीन में कहीं पर भी कोई लोग बैठे हैं, कुछ भी विचार चल रहा है, किसी कुटिया में है, महल में, कहीं पर भी अगर वहां पे कोई ऋषि मुनि आते थे, तो हमेशा वो लोग हाथ जोड़कर यही कहते थे, क्या बोलते थे? कि हमारे बहुत मतलब इसी भाग्य है हमारे जो आप यहाँ पधारे। लेकिन क्या आप यहाँ पधारे पधारे, हमारे भी क्या भाग्य। वो उस चीज को उनको पता है कि उनके सिर्फ नॉलेज से, उनके सिर्फ प्रेजेंस से वो चीज बहुत ही मूल्यवान हो गई है। वो वाली बात जो है यहाँ पर कही गई है। वो ज्ञानता का पाठ, ज्ञानता को आगे लेके जाना, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना, उनके ज़हन में वो चीज़ें हुआ करती थी। उनका होना ही बहुत, उनका होना मात्र ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, कहते थे हाउ डज़ द पॉइंट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक। आखिर इंडिया की इस महानता में वॉरियर्स का क्या रोल, या म्यूजिक का क्या, हमने म्यूजिक को डिवाइन क्यों बोला है, ऐसा क्या था? भाई देखो, आपको वॉरियर का तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कंट्री को ब्रेवरी की बहुत जरूरत है, इसलिए भैया हमने वॉरियर्स की बात करी और म्यूजिक की हमने बात करी है, बिकॉज कल्चर हमारा बहुत। अब आप देखो आजकल के टाइम पे तो पॉप सॉन्ग्स आ चुके हैं, ये सब प्यार भरे, ये सब ये बहुत टाइम चल रही है वो सब चीजें। बट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ श्लोक हुआ करते थे। उस टाइम को जो म्यूजिक हुआ करता था वो श्लोकों से भरा, वो किसी एक बात को बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सूझबूझ कर कही गई बात को एक म्यूजिक के रूप में दर्शाकर कहा जाता था। आपने एक भजन सुना होगा, बहुत ही प्यारा भजन है वो, मुझे एग्जैक्ट लाइन्स नहीं याद उसके, बट वो बहुत प्यारा लाइन्स है उसमें, महाभारत के ऊपर ही है वो, कि कृष्णा जी के ऊपर है वो। दुर्योधन घर पूरा महल का खाना छोड़कर विदुर घर साग खाया। किसने खाया था? कृष्णा जी ने खाया था। ये चीज महाभारत में दिखा रखी है। इस चीज को बहुत ही म्यूजिकल टोन में, बहुत ही गाना है इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा सा कृष्णा जी का भजन है वो। तो वो दिखा रखा है कि कैसे म्यूजिक में इंडिया के कल्चर को, इंडिया के इतिहास को दिखाया करते थे। वो वाली बात जो यहाँ पर कह रखी है।
कल्चर की रिचनेस, आर्टिस्टिक कि कैसे लोग उसकी वैल्यू करते थे बहुत ज़्यादा। आजकल के जैसे बकवास से गाने या ब ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया पता नहीं क्या वो मुझे गाने भी नहीं पता ऐसे अजीब-अजीब से गाने हैं आजकल तो। पहले भी गाने ठीक हुआ करते थे बट उस समय के भजनों की गानों की बात ही अलग हुआ करती थी। अब मुझे ये मत समझना कि मैम आप तो वैसी वाली बातें कर रहे हो, हमारे ज़माने में क्या नाम है उसका भेड़े जैसी ऐसा नहीं है, मैं बस आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आज मिसिंग है, बट पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब पे सब कुछ है, आप उसको सर्च करो। पुराने आप भजनों को सुनो जो मैंने ये बोला कि दुर्योधन घर महल का खाना छोड़कर विदुर घर साग खाया था उन्होंने, तो बहुत प्यारी लाइन्स है उस चीज़ की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आएगा हाउ डज़ द पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड? भैया चीख-चीख के बोल चुकी हूँ, इस पोएम की वजह से हम एक नेशनल प्राइड भारत माता की जय वाली फीलिंग क्यों आती है? बिकॉज़ हमें इसमें इंडिया की नेचुरल ब्यूटी दिखती है, हमें यहाँ पे कल्चर दिखता है, हमें इतिहास दिखता है, हमें स्पिरिचुअलिटी दिखती है और बार-बार, बार-बार इन वर्ड्स का इस्तेमाल करने से हमें अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग, एडमायरेशन की फीलिंग और हम इस देश से बिलॉन्ग करते हैं उसकी फीलिंग, वो प्राउड वाली फीलिंग हमारे अंदर आती समझ में आ गया? ठीक है जी। अब देखो हम लास्ट बात करेंगे आप लोगों की, लास्ट है बस ये वोकैब्युलरी इन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको लाइन दे रखी है, इस लाइन को सोचते हुए आपको लास्ट में इन प्रीफिक्स सफिक्स का यूज़ करके आपको ये वर्ड्स यूज़ बनाने हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है जो लास्ट में लगते हैं आपके और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लगते हैं। लास्ट आपके चैप्टर नंबर 1 में हमने वही करा था कि कहीं पे डिस लगा रहे हैं हम, कहीं पे हम इर लगा रहे हैं, कहीं पे इन लगा रहे हैं, कहीं पे अन लगा रहे हैं, तो हमने वो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में किया था। एंड यहाँ पे हम सफिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वो हम लास्ट में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ड यहाँ पे लाइन बनाना कैसे है, कहते हैं फुल ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। तो ओयूएस से लेकर क्या बन सकता है वो लास्ट में काइंडनेस, दयावानता, तो जनरस है बहुत, के काम है बहुत। स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशिएंट, यहाँ पे एक वर्ड आया था एंटीक्विटी, यहाँ पर वो बनेगा। सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म यानी कि वर्ब की जो बिल्कुल लास्ट वाली होती है, एक होती है मान लो एक है गुड, ठीक है, फिर सेकंड में आएगी बेटर और फिर आएगी बेस्ट, उसे हम बोलते हैं ईएसटी वाली को हमारी सुपरलेटिव फॉर्म। तो वो हमारा वर्ड कहाँ पे आया जब हमने म्यूजिक को डिवाइनेस्ट कहा, तो यहाँ पर ये वाली वर्ड आया। लेस का मतलब है विदाउट समथिंग, तो जो चीज किसी में नहीं है तो पीयरलेस, कि कोई उसकी बराबरी का नहीं है, तो पीयरलेस यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करा गया था। अब ये यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन ही है यहाँ पर जहाँ पे आपको इन सब सफिक्स का यूज करना है एंड आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ साथ एक आपको सेंटेंस भी बनाना था। अगर देखो यहाँ पर बोला हुआ है एक्शन या प्रोसेस ऑफ, जो कोई एक्शन चल रहा है कोई प्रोसेस है तो अभी इंडिकेशन है वो कि इंडिकेट हो रहा है वो प्रोसेस का पार्ट है अभी वो। अगर मैंने बोला डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून, जो घने घने बादल हो रहे हैं वो चीजें दर्शा रहे हैं वो प्रोसेस का पार्ट है वो कि भैया बारिश होने वाली है बहुत तेज, तो यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पे आईवीई लास्ट में ऐड करना है लेकिन आपको यहाँ पे बताना है क्वालिटी और नेचर ऑफ। तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लगाया, मैंने लगा यहाँ पे क्रिएट का मैंने बना दिया क्रिएटिव, भैया क्वालिटी दिखा रही है इस पर्सन की उस बच्चे की, बच्चा बहुत क्रिएटिव है, तो यहाँ पर जो नए आइडियाज के साथ आता है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से वर्ड लिखना है पहले फिर आपको सेंटेंस लिखना है, मैंने यहाँ पे इसी फॉर्म में आप लोगों के लिए कर रखा है। अगर आप बोला रिजल्ट या फिर एक्शन, तो रिजल्ट है एक्शन है किसी चीज का, रिजल्ट है किसी चीज का, तो डेवलप हो रहा था वो चीज अब डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलप हुआ है तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है क्या करा है हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। ये क्या बोला है पास्ट टेंस वर्जन ऑफ अ वर्ब, पास्ट टेंस दिखाना है यानी कि आपने यहाँ पर लास्ट में दिखा रखा है ईडी लगाना है आप लोगों ने, तो मैंने बता दिया काम हो चुका है, पास्ट टेंस है तो फिनिश हो चुका है, यानी कि आई फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर डिनर। समझ में आ गया जी? बस दैट वाज़ होल ऑफ योर वीडियो, उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपके सिर्फ एक्सरसाइज यानी कि जो आपकी क्लास में बैठकर बच्चों के साथ जैसे ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको 4 बच्चों के साथ बैठकर करनी है। तो ये आप लोग जो अपने क्लास में आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोगों का जो मेन एक्सरसाइज वाला पार्ट था वो मैंने आप लोगों को कवर अप करा दिया है। ठीक है जी? तो या थैंक यू सो मच एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड मुझे कमेंट बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।